देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जी हाँ, फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। चीन आखिरकार अपनी चालबाजी से बाज क्यों नहीं आ रहा है? लद्दाख चीन सीमा पर फिर तनाव पैदा हो गया है। दरअसल चीन की तरफ से लद्दाख सीमा पर फाइटर प्लेन तैयार किए गए, फाइटर जेट तैयार कर दिए गए, जिसके बाद सीमा पर तनाव है। चीन के इस कदम के बाद भारत भी पूरी तरह जवाब देने को तैयार है। चीन की हर चाल पर आज करेंगे फुल एंड फाइनल हिसाब। पहले अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपको बता दें। सबसे पहले लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच आर्मी चीफ की अहम बैठक चल रही है। आर्मी चीफ नरवणे की टॉप कमांडर्स के साथ बैठक जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हो रही है। पीएम मोदी ने कल एक हाई लेवल बैठक की थी जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने जो फाइटर जेट तैनात किए हैं उसी के बाद ये अहम मीटिंग की जा रही है। और सबसे पहले इस ब्रेकिंग न्यूज पर और तफसील के साथ जानकारी के साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, ऐसे वक्त में जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में हम साफ तौर पर देख रहे हैं सीमा को लेकर तनाव साफ नजर आ रहा है, फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं चाइना ने लद्दाख के पास, ऐसे वक्त में यह मीटिंग हो रही है जो टॉप कमांडर्स के साथ आर्मी चीफ की मीटिंग है। इस बाबत पहले तो यह बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है और इसमें इस विवाद को लेकर अभी तक डिस्कशन हुआ है या नहीं हुआ है? निश्चित तौर पर समीर, सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय टाइमिंग। हालांकि ये मीटिंग जो है साल में 2 बार होती है, जब आर्मी चीफ सभी टॉप कमांडर्स से रिव्यू लेते हैं उनके इलाकों का और ये जानते हैं कि आखिरकार किस कमांड में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या चीज़ों को हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। लेकिन इस समय जब हम बात कर रहे हैं खासतौर पर चीन को लेकर, क्योंकि ना सिर्फ आर्मी चीफ वर्चुअली इन सब लोगों से बात करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे खासतौर पर चीन को लेकर किस किस कमांड से, क्योंकि आपने देखा कि चीन ने एकदम से ही लद्दाख के इलाकों के अंदर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दी थी। तो उसके बाद कहां से स्ट्रेंथ रिजर्व फोर्स जो है वो लगाई जा सकती है और खासतौर पे भारत किस तरीके से इसको अगर चीन कुछ ऐसे स्टेप्स उठाता है, अग्रेसिव स्टेप्स, तो उसके लिए हम उसको कैसे जवाब दे सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों का रिव्यू ना सिर्फ बल्कि ये भी देखा कि आखिरकार अगर जरूरत पड़ी तो भारत कितना ज्यादा तैयार रहेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने। इन सभी चीजों का जायजा आज आर्मी चीफ ने लिया और 2 दिन तक लगातार वो इन चीजों को लेकर बातचीत करेंगे सभी टॉप कमांडर से। और इसके अलावा, क्योंकि समीर आपने बिल्कुल कहा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी को और खासतौर पर रक्षा मंत्री को खुद ब्रीफ किया गया था सीडीएस की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से और दूसरे चीफ्स की वजह से, तो ये सभी रिव्यूज जो है ऐसे समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ताजा जानकारी से हमें वाकिफ कराने के लिए। आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि चीन आखिर चाहता क्या है, इन चालबाजियों का मतलब क्या है, इस दिखावे का मतलब क्या है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है खास मेहमानों का। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। सुधांशु मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जीटी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। और अभिषेक दत्त कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और अभिषेक प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं दिल्ली कांग्रेस के। लेकिन पहला सवाल जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो आपको बताना चाहेंगे। फुल एंड फाइनल की बड़ी बहस का पहला सवाल जिस पर आज चर्चा होगी और निश्चित तौर पर चर्चा का जो अहम बिंदु है वो है चीन। लद्दाख में क्यों है तनाव, सबसे पहले ये जान लीजिए। लद्दाख सीमा के करीब चीन ने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। तो ये जो कदम उठाया गया है चीन की तरफ से, ये उसकी कौन सी मंशा जाहिर कर रहा है, इसको लेकर बातचीत होगी। लेकिन अपने आप में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिर मंशा क्या है चीन की? नगारी गुंसा एयरबेस पर चीन के ये फाइटर जेट तैनात किए गए हैं और इसके बाद निश्चित तौर पर जो सीमा पर तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये पता कैसे चला? सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की इस साजिश का, उसकी इस चालबाजी का खुलासा हुआ है और वो सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से चीन की चालबाजियों का पर्दाफाश हुआ उन तस्वीरों से। नगारी गुंसा एयरबेस से J-11 और J-16S विमानों का ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। तो ये तमाम जानकारियां जो सामने आई
उससे सबके कान खड़े हुए और हमारी जो फोर्सेस थी वो भी पूरी तरह से चौकन्नी हो गई हैं। चीन के रुख के बाद भारत ने लद्दाख में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का यह कदम साफ जाहिर कर रहा है कि चीन अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारत इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम नहीं रोकेगा, यह भी बिल्कुल साफ कर दिया गया है। और अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ अहम तस्वीरें जिसका मैं थोड़ी देर पहले अभी जिक्र कर रहा था। ये है वो फाइटर जेट की सैटेलाइट तस्वीरें। ये देखिए 1 2 3 4 फाइटर जेट तो इसी तस्वीर में नजर आ रहे हैं जो कि सैटेलाइट के जरिए यह तस्वीर सामने आई है और कहीं ना कहीं इससे चीन की चालबाजियां जो हैं वो बेपर्दा होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं जिनके सामने आने के बाद चीन की मंशा के बारे में कहीं ना कहीं पता चला और उसके बाद जो हमारी सेनाएं हैं वो चौकन्ना हो गईं और ये साफ संदेश चीन को दे दिया गया है कि अगर कोई ऐसी हिमाकत की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये देखिए ये भी तस्वीर सामने आई है, एक 6 अप्रैल 2020 की तस्वीर है और अब ये 21 मई 2020 की आप तस्वीर देखिए, यानी कहीं ना कहीं हलचल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है चीन सरहद पर। आखिर इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है जिनसे मैंने आपका तारुफ कराया। सुधांशु मित्तल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि सरकार की तरफ से आज जब रविशंकर प्रसाद साहब मुखातिब थे प्रेस से तो उन्होंने एक बात का साफ जिक्र किया और बताने की कोशिश ये, चीन को चेतावनी देने की कोशिश ये कि ये न्यू इंडिया है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या तैयारियां हैं चीन की ऐसी हिमाकत को जवाब देने की? आपने अगर रविशंकर जी का जवाब देखा हो तो उन्होंने कहा कि 1962 के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान को आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ। आज का हिंदुस्तान जो है 1962 का हिंदुस्तान नहीं है और समय के साथ हिंदुस्तान की न केवल शक्ति बढ़ी है, उसकी इच्छा शक्ति भी बढ़ी है और एक बड़ी राजनीतिक नेतृत्व में जो एक जिसको मजबूती का अभी तक प्रदर्शन हुआ है जी, उसी के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान के साथ फौजी कोई मिस एडवेंचर, जिसको शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो शायद बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन हमारा मानना है कि चीन ये सारा क्यों कर रहा है, क्या वो युद्ध की तैयारी कर रहा है या कोई परिप्रेक्ष्य और है? आज जिस तरह अंतरराष्ट्रीय पटल पर चीन अलग थलग पड़ा है कोरोना वायरस को लेके, आज विश्व भर में चीन की निंदा हो रही है, चीन के प्रति उंगलियां उठी हुई है, चीन को आइसोलेट करने का विश्व में एक वो चल रहा है, माहौल चल रहा है जी। ऐसे में विकल्प के रूप में भारत जो है वहां पे इंडस्ट्री आ सकती है, वहां पे सारी सुविधाएं मौजूद हो सकती हैं। हाँ। और जो निवेश है, अंतरराष्ट्रीय निवेश है, वो चीन से निकल के भारत आए, ऐसी संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ती जा रही हैं। इन सब चीजों को देख के चीन में स्वाभाविक तौर पर एक बेचैनी, जिसको कहते हैं बेचैनी होना स्वाभाविक है और उस बेचैनी से ध्यान बटा के वो ये सारी चीजें कर रहा है। वो एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश भी देना चाह रहा है कि हिंदुस्तान में सुरक्षा का माहौल, उस पर प्रश्न रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपने एक और चीज ध्यान देनी चाहिए जी, पिछले 1 महीने से लगातार आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। हाँ। जबकि इतने दिनों से बिल्कुल शांत चल रहा था, एकदम से बढ़ोतरी हुई है। उधर ही नेपाल में भी चीन ने अपने पैर फैला के एक अविश्वास पैदा करने की कोशिश करी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले एक महीने से जब से चीन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में खड़ा करा गया है और वो आइसोलेशन के कागार पे खड़ा हुआ है, तब से चीन की तरफ से ये सारे काम करे जा रहे हैं। बिल्कुल सुधांशु जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जीडी बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मौजूदा रुख है और जिस बात का सुधांशु जी जिक्र कर रहे थे, एक तरफ हम देख रहे हैं चीन साइडलाइन होता हुआ नजर आ रहा है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आज चीन को कोस रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार भारत पर परेशान भारत को करने की कोशिश की जा रही है, दबाव किसी ना किसी तरह से भारत पर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या मतलब है इसका?
देखिए, मतलब बहुत साफ है। चीन में हम एक बड़ी पैराडॉक्सिकल सीज मेंटालिटी देख रहे हैं कि घिरे होने की मेंटालिटी, और इसके चलते उसने बहुत आक्रामक तेवर अपनाए। ये जनवरी के महीने में उसने ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान के बरखिलाफ मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया। मई से 5 मई को उसने पंगोंग त्सो लेक में पहला जो है झड़प की थी हमारे सैनिकों के साथ। 8 मई को उसने झड़प करी नाकुला के दर्रे नॉर्थ सिक्किम में, और अब गालवान में बड़ा भारी सैनिक जमावड़ा उसने बना लिया है। उसके जहाज उसकी फॉरवर्ड एयरफील्ड्स पे आ गए। मैं एक चीज जैसे कह दूं, अभी जो बता दी गई है, 1962 और 2020 लाखों टन पानी जो है वो ब्रह्मपुत्र में बह चुका है। हाँ। अगर कोई ये भूल करे कि हम 1962 जैसे भारतवर्ष को एक सबक सिखा सकते हैं, तो भाई साहब आपको 2-3 सबक उल्टे सीखने पड़ जाएंगे। उल्टे बांस बरेली की बात हो जाएगी। ये वो भारत नहीं जो 1962 में था। ठीक है सर, 62 के बाद 1967 भी भूल जाता है ना चीन, 62 याद रखता है। नहीं, वही तो मैं बात बता रहा हूं कि देखिए, इस फ्रंट पे 1967 के बाद एक गोली नहीं चली है, बिल्कुल, ना चीन की तरफ से ना हमारी तरफ से। हाँ। इसको ऐसा ही बरकरार रखें तो दोनों देशों के हित में होगा। ये चीन के हुक्मरानों को समझ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बख्शी साहब आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसी मसले से जुड़ी। भारत चीन तनाव को खत्म करने के लिए केंद्र ने पुख्ता रणनीति अपनाई है। मोदी सरकार डोकलाम फॉर्मूले से एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश करना चाहती है। देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत चाहता है कि सीमा विवाद को शांति और स्थिरता से सुलझाया जाए। समझदारी भरा जो इस वक्त वक्तव्य है, इसीलिए वो दिया जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी के बीच भारत सेना अलर्ट पर है। सीमा विवाद के मद्देनजर पीएम मोदी की डोकलाम टीम एक्शन में नजर आ रही है। और इसी बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यानी क्या यह माना जाए कि डोकलाम को लेकर जिस तरह की नीति अपनाई थी भारत सरकार ने और उसका जबरदस्त फायदा भी हुआ था, उसी नीति पर इस वक्त भी चलता हुआ नजर आ रहा है क्या हिंदुस्तान? जी हां, बिल्कुल समीर। देखिए, तपती धूप में ठंडक देने वाली जो खबर दोनों मुल्कों की तरफ से आई है वो बहुत ही सराहनीय है। एक तरफ भारत सरकार ने डोकलाम टीम को आगे किया है, यानी 2017 में जिन लोगों ने डोकलाम के मुद्दे को शांतिपूर्ण और मैच्योर तरीके से हैंडल किया था, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी, उन्हीं 3 लोगों को, यानी एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो उस समय विदेश सचिव थे, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो उस समय आर्मी चीफ थे। इन तीनों की अगुवाई में यह मैंडेट दिया गया है कि इस बातचीत के जरिए और शांतिपूर्ण तरीके से ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे सीमा पर शांति और स्थिरता कायम रखे। वहीं दूसरी तरफ समीर, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी उनके प्रवक्ता का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्थिति सीमा पर स्थिर है और नियंत्रण में है, और दोनों देशों के बीच ऐसी तमाम मैकेनिज्म है जिसके जरिए समस्या का बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देश किस तरीके से अब इससे निपटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया मनीष झा आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, आप देखिए, एक बात बड़ी अहम है कि हम देखते हैं बार बार एलएसी पर तनाव पैदा करने की कोशिश, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव पैदा करने की कोशिश चीन की तरफ से की जाती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जाता जिससे संबंधों में कड़वाहट पैदा हो जाए। देखिए समीर, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा आपके लिए। एक तो जो 2017 में जब डोकलाम हुआ जी, उसके बाद 2 मीटिंग हुई, इनफॉर्मल समिट हुए दोनों नेताओं के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। उन्होंने कहा जो हम स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देंगे अपने मिलिट्री कमांडर्स से, जिससे कि आपके जो बॉर्डर्स हैं, सीमा है, वहां पर पीस और ट्रैंक्विलिटी हो, वहां पर शांति स्थापित हो सके। तो आप देखेंगे 2017 से लेकर अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। अभी ये मसला हुआ, जैसे आपके पहले 2 पैनलिस्ट बता रहे थे, सुधांशु मित्तल जी और जनरल बख्शी साहब,
और देखिए चीन अब इतने दबाव में आ गया है दो तरीके से। एक तो बाहर का उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है, जो वो कोरोना वायरस का वहां से वुहान से शुरुआत हुई, इसका आपको एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंपार्शियल इंक्वायरी करनी चाहिए, तो वो अपने को एक कटघरे में पाता है। दूसरा है उसके अपने अंदरूनी तरीके से वहां पर बहुत सारा प्रेशर दबाव पड़ रहा है शी जिनपिंग के ऊपर, क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। वहां पर जो आर्थिक दर है, आपने देखा होगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस में उन्होंने अपना जीडीपी ग्रोथ बताने से मना कर दिया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है जो कितना होने वाला है। वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पहले 20 मिलियन था, अब करीब 80 मिलियन होकर आ गया है। तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। लोग ये भी कह रहे हैं, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, बहुत सीनियर लोग ये कह रहे हैं, जो जैसे आपने कोरोना वायरस को से डील किया है वो ठीक नहीं था। तो जब उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो वो अपने अंदर के उनके लोगों का भी ध्यान बटाने के लिए वो कहीं बाहर ऐसे करना चाहते हैं। भारत के ऊपर वो दबाव इसलिए बनाना चाहते हैं, वो समझते हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत घनिष्ठ हो गई है और ये खतरा तो है, ऐसा न करे जो अमेरिका से मिल जाए और चीन के ऊपर दबाव और डाल दे। तो इसीलिए ये सब चीज सोचते हुए उसने ये वाला एक तरीका निकाला है, ये षड्यंत्र रचा है मेरे विचार से। बिल्कुल तरीके से, तैयारी से ये सब कुछ हुआ है, ये नहीं है कि एक सडनली हुआ हो। बिल्कुल। अभिषेक दत्त साहब, क्या आप इस बात को मानेंगे कि अभी जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है भारत सरकार की, जिस तरह से चीन की चालबाजियों का बार बार जवाब दिया जा रहा है एक सटल वे में, यही पॉलिसी जो है इसे आगे बढ़ाना चाहिए, सफलता मिलेगी? देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, मैंने मंत्रालय का भी सुना जो आपने बताया कि ये 1962 वाला भारत नहीं है जी। ये जो 2020 का भारत है, 3 अपॉर्चुनिटी हमारे प्रधानमंत्री साहब को मिली थी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ में। पहली बार जब वो गुजरात में आए थे, आप सोचिए एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ साबरमती पे बैठे हैं और उनकी आर्मी इंकर्शन कर रही है इंडिया के अंदर एट द सेम टाइम। ये दिखाता है बिना प्रेसिडेंट की एनओसी के तो इतना बड़ा स्टेप उनकी आर्मी नहीं उठा सकती। उसके बाद जो हमारा 1994 का ऑल पार्लियामेंट में एक जो हमारा अंडरस्टैंडिंग थी कि जो पीओके भारत है उसमें प्योरली इंडिया के राइट्स रहेगी और इंडियन पार्लियामेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को उसको लेना पड़ेगा। वहां पे वो पाकिस्तान के साथ मिलकर रोड बना रहे हैं। 2018 में जब मीटिंग से पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये नॉन एजेंडा बेस्ड मीटिंग है। 2019 की मीटिंग से पहले उन्होंने कहा नॉन एजेंडा बेस्ड मीटिंग है। हमेशा वो कभी वो श्रीलंका की तरफ से अपनी शिप्स के लेके पहुंच जाते हैं, कभी वो नेपाल को। जो एक रिलेशनशिप पिछले 7 साल में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने चाइना के साथ बनाया है, वो तो हमको साफ दिख रहा है रिलेशनशिप है क्या। ये रिलेशनशिप केवल वन वे रिलेशनशिप है, वो चाइना की तरफ से तो कभी आया नहीं। मुझे लगता है हमको अपनी आर्मी को पूरा स्ट्रॉन्ग स्टैंड देना चाहिए। मुझे याद है एक स्टेटमेंट निकली थी हमारी आर्मी की कि आर्मी के पास 10 दिन तक लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है, बजट नहीं है। एक तरफ चाइना इन्वेस्ट कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी आर्मी में, अपने सोल्जर्स में, और हमारे पास फंड नहीं है अपनी आर्मी को 10 दिन का वॉर लड़ने के लिए। देखिए, चाइना को जो 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले भाषण दिए थे लाल आंख वाला, वो जवाब देना चाहिए हमको चाइना को, परंतु वो जवाब केवल बातों में नहीं होना चाहिए। अगर 2018 में वुहान में वो बात करते, डोकलाम के बाद एक स्टेटमेंट निकली थी कि हमारे आपस में सारी चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। अगर वो चीजें रिजॉल्व हो गई होती तो आपको लगता है चाइनीज आर्मी रोड बना रही होती, वो अंदर घुस रही होती। चाइना का मेन एम क्या है? उनका बड़ा सिंपल एक एम है, वो हमारे पास जो फिंगर वेस्ट जिसे कहते हैं 16,000 स्क्वायर फीट पे वो कब्जा करना चाहता है ताकि वो भारत में पूरी तरीके से देख पाए। और मैं 2 बात आपको और बताना चाहता हूं। ठीक है अभिषेक आप बताइएगा, लेकिन इस बीच एक अहम खबर देते हैं और सुधांशु मित्तल जी का इस पर जवाब भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आपने जिन बातों को पॉइंट आउट किया है, अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की एक अहम खबर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जंग की धमकी दी है। जिनपिंग ने अपनी सेना को तैयार रहने को कहा है, किसी भी हालात के लिए सेना तैयार रहे, ये जिनपिंग कह रहे हैं, अपनी सेना को मैसेज दे रहे हैं। सबसे बुरे हालात को देखते हुए सेना तैयारी करे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन के जो संबंध हैं वो किस जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या ये जो निर्देश दिए गए हैं सेना को शी जिनपिंग की तरफ से कि सेना बिल्कुल तैयार रहे, अमेरिका को सीधा मैसेज है क्या?
देखिए, चीन पर दबाव काफ़ी बढ़ चुका है और चीन पर दबाव चौतरफा बढ़ चुका है समीर। एक और तो वुहान लैब को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देश और चीन के जो पड़ोसी हैं, जो साउथ चाइना सी के आसपास के देश हैं, उन सब ने सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में चीन की ओर से बयान आया है और इस समय वहाँ पर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चल रही है। उनकी सर्वोच्च संस्था होती है, उसकी मीटिंग चल रही है। उसी की साइडलाइंस में जो PLA है, चीन की जो आर्मी है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसके साथ में बैठक की वहां के राष्ट्रपति ने। वहां पर उन्होंने ये बात कही। तो कुल मिलाकर के चीन ये दिखा रहा है कि हम भी बेहद ही एग्रेसिव हैं और कोई ये हिमाकत ना करे कि वो चीन को दबा ले जाएगा। आप कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई में हम पूरी तरह से चाक चौबंद है। आप हमको किसी भी रूप में हल्के में नहीं ले सकते हैं समीर। सही आप कह रहे हैं। मनोवैज्ञानिक लड़ाई का जो आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो बनाने की कोशिश हम देख रहे हैं लद्दाख में भी की जा रही है, क्योंकि इस वक्त सबको पता है और शी जिनपिंग को भी पता है कि अमेरिका और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो कितने दोस्ताना हैं। शायद मंशा यही है कि कहीं ना कहीं लद्दाख में इस तरह की हरकतों को अंजाम देकर भटकाने की कोशिश की जाए चीजों को। बहरहाल चीन की धमकी के मायने क्या हैं, अब यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को तैयार रहने को कहा है। जिस तरह से यह जानकारी अभी अभिषेक हमें दे रहे थे, कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन में चरम पर है तनाव। आप देख रहे हैं लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन की साजिश की ओर इशारा करते हैं और चीन को अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। अमेरिका कोरोना वायरस के लिए चीन को सीधा जिम्मेदार मानता है। बिना लाग लपेट डोनाल्ड ट्रंप चीन को इसका जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि यह चीन की साजिश है जिसका अंजाम पूरी दुनिया भुगत रही है। अमेरिका खुलेआम चीन को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुका है। यह हम सब जानते हैं। युद्ध की धमकी से चीन दुनिया का ध्यान दरअसल भटकाना चाहता है। यह मंशा भी साफ नजर आती है चीन की। जिस तरह से शी जिनपिंग कह रहे हैं कि भाई सेना जो है चीन की वो बिल्कुल तैयार रहे युद्ध के लिए। अमेरिका को संदेश देने की कोशिश यह है कि चीन किसी भी हालत में डरने वाला नहीं है। तो अमेरिका और चीन के बेहद खराब होते संबंध निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जड़ जो है इस पूरे मामले की वो यही नजर आती है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है और अशोक सज्जनहार साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं सुधांशु मित्तल जी के पास जाना चाहूंगा। और सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक जिन बातों का जिक्र कर रहे थे और हमने देखा है हिंदुस्तान की तरफ से बार बार कोशिश यह हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार यह कोशिश हुई है कि चीन से संबंध बेहतर किए जाएं, लेकिन इसका कुछ हासिल वसूल निकलता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान तो हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहा है, क्योंकि हमारा मानना है कि आप पड़ोसी जो है चुन नहीं सकते। जो एक बार पड़ोसी हो रहेगा उससे संबंध अच्छे होने चाहिए। अभी अभिषेक जी की बात सुन रहा था जी, तो एक पुराना कहावत याद आ गई कि 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। मुझे नहीं लगता मुझे अभिषेक जी की बात का विस्तृत जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्रवाद की बात आती है या देश हित की बात आती है तो लोग जो हिंदुस्तान की फौज पे सवाल उठाते थे, लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा के प्रूफ मांगते थे, लोग पाकिस्तान के साथ जो खड़े हुए होते थे, उन लोगों का आज चीन पे कथन जो है उसकी कुंठा मैं समझ सकता हूं। इसलिए मुझे बहुत उसमें नहीं पड़ना है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन पॉइंट्स को उठा रही है सुधांशु जी, क्या उसको कुंठा कहकर आप सिरे से खारिज कर देंगे? क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि भाई और मजबूत करने की जरूरत है। मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। अब सुनिए, जहां तक हमारी फौज की ताकत का सवाल है, हाँ, तो आपके साथ जनरल बख्शी बैठे हुए हैं, उनसे पूछे कि फौज का आज के दिन मनोवैज्ञानिक हौसला इससे ज्यादा कभी बढ़ा है क्या? फौज हमेशा जो थी एक जिसको कमजोर राजनीतिक नेतृत्व के अंदर हमेशा अपने हाथ बंधे हुए पाती थी। पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको जो खुलापन, जो उनको आजादी दी है कि दुश्मन के दांत खट्टे करके दिखाओ, वो शायद कांग्रेस को पता नहीं होगा। उन्होंने कहा फौज की तैयारियां तो पिछले 10 साल का जो इनका कार्यकाल था उसमें एक गोली तक नहीं खरीदी गई थी। वो तैयारी अब सुदृढ़ करी गई है।
वेपनरी जितनी इस बार फौज में आई है पिछले 6 साल के अंदर शायद कभी नहीं आई है। ये जनरल बख्शी जी इन सारी फौज की तैयारियों के बारे में वो आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे। तो जहां तक मजबूत करने का सवाल है और जहां तक फौज के हौसले का सवाल है और जहां तक मजबूत एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है, वो बात अभी। अब एक और मैं आखिरी बात बतला देता हूं जी। ये नरेंद्र मोदी सरकार थी जिसने कहा इससे पहले एलओसी का उल्लंघन जो था वो सैक्रोसेंट था कि भाई एलओसी नहीं क्रॉस होगी, एलओसी नहीं क्रॉस होगी। हिंदुस्तान में उससे पहले एलओसी जो थी वो सैक्रोसेंट थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने फैसला करा कि अपनी सुरक्षा के लिए हम अगर एलओसी का भी उल्लंघन करना पड़ेगा तो करेंगे। ये जो एलओसी की डॉक्ट्रिन है इसको अगर किसी ने ऑल्टर करा और नई डॉक्ट्रिन ऑफ सिक्योरिटी दी तो वो इस सरकार ने। ठीक है, सेना के हौसले को लेकर जनरल बख्शी से बात होगी, लेकिन अभिषेक लगातार आपकी बात पर कमेंट करना चाह रहे हैं। अभिषेक, जवाब मिला कि नहीं आपकी बातों का? देखिए, मैं इस समय, क्योंकि बात हमारे भारत देश की है और हमारी आर्मी पर्सनल की है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे लगता है आर्मी को कोई भी सरकार हो उसको आंख बंद करके इस समय सपोर्ट करना चाहिए। पर मैं सिर्फ 2 बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने मुझसे पहले कहा, 2013 के नरेंद्र मोदी जी और उनकी बातें और 2020 तक जो नरेंद्र मोदी जी का चाइना की तरफ एक व्यवहार रहा है वो दोनों आपस में बहुत डिफरेंट था। जब वो ऑपोजिशन में थे, मुझे याद है उनकी वो डायलॉग, शर्म करो डूब मरो देश चलाने वालों, ये उन्होंने चाइना के लिए कहा था लाल आंख की बात करके। और अब पिछले 7 साल में जितनी इंकर्शन चाइना की इंडिया में हुई है ये हम सबके सामने है। मैं हमारी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करता और मैं कोई कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा। 2016 में आर्मी के ऑफिशियल्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी इनकी मिनिस्ट्री की मीटिंग में कि हमारे पास में आज तक का सबसे कम बजट इस सरकार ने दिया है और अगर 10 दिन भी युद्ध हो जाए तो हम 10 सर रुकिए सर आप मेरे सर मैं आपको चैलेंज, मैं आपको सर मैं आपको सर एक स्टेटमेंट मैं बहुत तथ्य लेकर आना चाहिए सर। मैं आपको बोलूं सर, मैं तथ्य के साथ ही बैठा हूं। 2016 आपके पास भी उतना कंप्यूटर अवेलेबल है जितना मेरे पास है, हो सकता है आपका ज्यादा अच्छा रिसोर्सेस हो। आपका नंबर निकाल लीजिए ना सर, आप मुझे अपना नंबर दो, शो के बाद मैं आपको भेज दूंगा। चलिए ठीक है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ना फंसे। बख्शी साहब मुझे ये बता दीजिए मुझे, क्योंकि ये बात बार बार कही जाती है कि भाई 2014 के बाद क्या हमारी सेना की ताकत और बढ़ी है? 2014 के बाद क्या हमारी सेना के हौसले और ज्यादा बुलंद हुए हैं क्या? जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, मानेंगे आप? ये फर्क आया है क्या, या फिर सेना जैसी 2014 से पहले थी वैसे ही अब भी है, ये आप कहेंगे? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि 2014 के बाद जो हमारी मीडियम तोपें थी जो पहाड़ों में निर्णायक जो है रोल अदा करती हैं, हमारे पास केवल बोफोर तोप थी। अब हमारे पास 155 मिलीमीटर अमेरिकन M770 टाइटेनियम गन आ गई है। हमारी जो धनुष गन है वो आ रही है। हमारी जो A-टैग्स है वो बन चुकी है और हमें उम्मीद है कि बड़ी मात्रा में ये जो कल्याणी फौज फर्म ने बनाई है, जो कि दुनिया की 48 किलोमीटर दूर जो मारक शक्ति वाली गन है, ये भी होगी जल्दी से। और हमारे रफाल जहाज आने वाले हैं और अभी सितंबर के महीने में पहला जहाज भारतवर्ष में होगा, दूसरे तीसरे जहाज आ रहे हैं। काफी तेजी बढ़ी है, लेकिन हम यही कहेंगे कि इसको और तेज किया जाए। जिस तरह से खतरा देश पे बढ़ रहा है, चीन से, पाकिस्तान से, बहुत सराहनीय काम हुआ है, लेकिन वी कैनॉट रेस्ट ऑन आवर ओर्स, वी हैव टू स्पीड इट अप इवन फर्दर। हमको बहुत तेजी करनी है और अभी तो हमारी इकोनॉमी को भी बड़ी चोट पहुंची है। बिल्कुल। डिफेंस के फंड भी कम होंगे, इसलिए हमको जल्द से जल्द इकोनॉमी को रीस्टार्ट करना है। अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन को जबरदस्त तेजी से बढ़ाना है, क्योंकि दोनों चीन और पाकिस्तान वो कोरोना की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो उसका फायदा उठा के हम पे दबाव डालने की बिल्कुल मंशा यही है सर, मंशा यही है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि उस स्थिति का फायदा उठाकर कोरोना से जो पैदा हुई है उसका फायदा उठाने की कोशिश ज्यादा नजर आ रही है। सज्जन हाट साहब हमारे साथ मौजूद है। सज्जन हाट साहब, एक बात बिल्कुल ये साफ कर दी गई है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की यथास्थिति में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होने दिया जाएगा।
जो जिस तरह से हम देख रहे हैं लद्दाख पर चीन की जो चालबाजियां नजर आ रही हैं उसके बाद, तो क्या आप भी मानकर चल रहे हैं कि भाई जो डोकलाम पर स्थिति थी, जिस तरह से डोकलाम इशू का हमने सामना किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब भारत यहां पर भी लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उसे टैकल करना चाहता है? जी बिल्कुल, मेरे विचार से वही है, हमारी जो रणनीति है वैसे ही चलेगी। और मैं दो शब्द कहूंगा जो कि हमारे विदेश मंत्रालय ने भी उन्होंने उसका प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है भारत की नीति होगी टू डील विद दिस क्राइसिस स्ट्रेंथ विद रिस्ट्रेंट, मतलब हम पूरी तरीके से वहां पर अपना जोरदार, चाहे हमारी फौज हो चाहे हमारे, यानी पूरी ताकत और संयम के साथ सामना किया जाएगा। ताकत परंतु संयम से। आपको याद होगा 73 दिन का जब फेस ऑफ हुआ था डोकलाम में, तो उधर चीन की तरफ से उनके जो चाहे विदेश मंत्री हैं वांग यी है या ग्लोबल टाइम्स है या शिन्हुआ है या फिर फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता हैं, सबकी तरफ से इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज, इतनी गाली गलौज की जबान उन्होंने प्रयोग की थी, परंतु भारत की तरफ से बिल्कुल संयम रखा गया था। और अभी भी बिल्कुल संयम रखा है, कुछ कहने को नहीं है, परंतु जो बैक चैनल कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग है, जैसे आपने बताया डॉक्टर जयशंकर, अजीत डोवाल और अपने बिपिन रावत साहब ये अपना बातचीत करेंगे। और मैं कहूं थोड़ी सी ये वाली समझ शायद चीन को भी आ गई है, क्योंकि 2 दिन पहले उनके विदेश मंत्री वांग यी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नेशनल पीपल्स कांग्रेस के बारे में, अमेरिका के बारे में बहुत कुछ बोला, अमेरिका को बहुत लताड़ा, परंतु भारत के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो वो भी अब बहुत संयम से काम ले रहे हैं। और देखिए आखिरी चीज मैं समीर इसमें ये कहूंगा, चीन बिल्कुल भी भारत के साथ जंग नहीं कर सकता। और जीडी बख्शी साहब हैं, सुधांशु मित्तल जी हैं, बताएंगे। क्योंकि देखिए अगर वो जल्दी से भारत के साथ अगर जंग करता है, अगर वो जल्दी से जंग नहीं जीतता तो मतलब उसकी हार होती है। और वो हार लेने के लिए बिल्कुल भी वो इस समय उस रास्ते पर नहीं चलेगा। तो इसीलिए ना वो जंग करेगा, क्योंकि उसे मालूम है जो भारत उसका बड़ी मुस्तैदी से उसका जवाब देगा। बिल्कुल वो दबने वाला नहीं है। तो इसलिए चीन जंग नहीं करेगा, हमको खड़े रहना पड़ेगा, संयम से बात करनी पड़ेगी, संयम से अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और मेरे विचार से इसको सॉल्व हो जाएगा, चाहे थोड़ा देर लगे या कम समय में हो, पर ये सॉल्व हो जाएगा पीसफुली। ठीक है, सज्जनार साहब बने रहे आप हमारे साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच चीन को बड़ी धमकी दी है, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हांगकांग को लेकर ट्रंप की चीन को धमकी, चीन के खिलाफ इसी हफ्ते एक्शन होगा, यह कहा गया अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी संसद में हांगकांग तिब्बत पर बिल पेश किया गया है। हांगकांग तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने का यह बिल है। तो अमेरिकी संसद में हांगकांग तिब्बत पर बिल पेश किया गया है। अब यह मामला क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम चाहेंगे कि तफसील से एक बिग वॉल के जरिए हम आपको यह मैटर समझाने की कोशिश करें और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स की राय इस पर ली जाएगी। हांगकांग तिब्बत विवाद क्या है? 1997 से हांगकांग पर चीन का शासन है पूरी तरह से। ब्रिटेन ने 1997 में हांगकांग की संप्रभुता चीन को सौंपी। नागरिक, कानूनी और आर्थिक आजादी जारी रखने की शर्त रखी गई। तो यह हांगकांग और तिब्बत को लेकर जो बिल पेश किया गया है, इसके पीछे का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। चीन के दखल को लेकर हांगकांग में लगातार हिंसक प्रदर्शन होते रहे हैं। चीन के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। चीन ने तिब्बत पर 1951 में कब्जा जमाया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चीन की यह पुरानी फितरत रही है। 1951 में तिब्बत पर जबरदस्ती 17 सूत्री एजेंडा थोपा गया। तो ये तमाम वो बातें हैं इतिहास में छुपी हुई जिनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। एक बार फिर मैं सज्जनहार साहब आप ही के पास आऊंगा। ये जो अमेरिका की तरफ से बिल पेश किया गया है और जाहिर सी बात है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी पूरी मंजूरी होगी, इसका क्या मतलब है और इससे हासिल वसूल क्या होगा, निकलेगा क्या इससे? देखिए ये अगर बिल पास हो जाता है तो बिल्कुल दोनों देश मेरे विचार से अमेरिका और चीन युद्ध के कगार पर आकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो देखिए हांगकांग जो है 1898 में
ब्रिटेन ने उससे लिया था 99 साल की लीज में, वो 1997 में चीन के पास वापस आ गई और उन्होंने इसको शुरुआत किया जिसे कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम्स। मतलब हांगकांग है तो चीन का हिस्सा, परंतु वहां पर जो सिस्टम है गवर्नेंस का वो थोड़ा अलग होगा और उसमें अलग 2-3 चीजें हैं बस। एक है वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी जो कि चीन मेनलैंड में नहीं है। दूसरा है वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ असेंबली होगा और वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। ये 4 चीजें हैं जो कि अलग होंगी हांगकांग में, जो चीन में नहीं है। पिछले साल आपने देखा होगा जो फरवरी में वहां की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है कैरी लैम इसमें हांगकांग में, उन्होंने एक्स्ट्राडिशन लॉ लगाया वहां पर। एक्स्ट्राडिशन लॉ मतलब यहां पर कोई भी ऐसे अगर कारनामे हांगकांग के लोग करते हैं तो उनको मेनलैंड में ले जाकर ट्राई किया जा सकता है। उसके विरुद्ध बहुत प्रदर्शन हुए, यहां तक जून में कैरी लैम को उसको विड्रॉ करना पड़ा, परंतु फिर भी प्रदर्शन खत्म नहीं हुए। सितंबर में उसने उसको एकदम बर्खास्त कर दिया। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर जीडी बख्शी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बहुत देर से। बख्शी साहब, क्या सीधा सीधा ये माना जाए कि भाई हांगकांग और तिब्बत के मुद्दे पर छेड़ने का मतलब सीधे सीधे अमेरिका और चीन की जंग है क्या, या ये कहना जल्दबाजी होगी? बहुत सारी चीजें क्योंकि पोस्टरिंग भी की जाती है। देखिए, दोनों लीडर खुद कह रहे हैं कि एक कोल्ड वॉर की संभावना है। शी जिनपिंग साहब ने भी कहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कह दिया है। अब जो ये पुश एंड शव चल रहा है, अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की एकमात्र जो उनका विनिंग जो उनका कार्ड था वो इकोनॉमी था, और ये कोरोना वायरस की वजह से तबाह हो गया है। वो बहुत नाराज हैं और ये नाराजगी का कुछ ना कुछ असर तो दिखेगा दोनों के रिश्तों पे। देखिए, चीन अपने आप को घेरे में जो महसूस कर रहा है, इट इज गॉट अ सीज मेंटालिटी हांगकांग को लेके, शिनजियांग को लेके, तिब्बत को लेके, ताइवान को लेके और साउथ चाइना सी को लेके, उस पर दबाव पड़ रहा है चारों ओर से और वो बड़ा आक्रामक तेवर दिखा रहा है। वो ये जतलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इनसे विचलित नहीं, मैं पलटवार करूंगा, आई विल स्ट्राइक। वो ताइवान को तो ओपन थ्रेट दे रहा है कि इस साल या अगले साल हम ताइवान को लिबरेट कर देंगे। ठीक है साहब, और उसके चलते युद्ध की संभावना हो सकती है। लेकिन चीन की एक स्ट्रेटेजी है जिसको बोलते हैं वन सिंगल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। एक टाइम पे जो चीन के फौजी कमांडर हैं वो 2 दिशा में नहीं लड़ना चाहते, वो केवल एक दिशा में लड़ना चाहते हैं। और इस वक्त उनकी चुनिंदा दिशा है पैसिफिक कोस्ट की तरफ, ताइवान की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ, ईस्ट चाइना सी की तरफ। मैं नहीं समझता इसके चलते वो भारत से इस वक्त उलझना चाहेंगे, वो भारत के साथ इस वक्त बड़ा पंगा लेना चाहेंगे, किसी का युद्ध छेड़ना चाहेंगे। मैं बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि उनमें अकलमंदी है। वो एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पे जाते हैं। कभी पाकिस्तान ज्यादा हाय दोहाई करता है तो उसको सत्तावन करने के लिए थोड़े बहुत धमकी घुड़कियां दे देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और बातचीत की शुरुआत लग रही है। ठीक है सुधांशु जी, लेकिन एक तरह का कितने पास कितने दूर वाला खेल बार बार नजर आता है। अमेरिका से हम जितने पास होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है चीन से रिश्तों में उतनी ही कड़वाहट आती जा रही है। चीन देखिए लगातार हमारे पड़ोसियों को भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। नेपाल का एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है? बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको तराजू में तौलना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसे समय भी होते हैं जब आपके पास विकल्प क्या होते हैं। ये ऐसी स्थितियां हैं जहां पे आप कोई विकल्प के स्वरूप कोई निर्णय थोड़ी ले रहे हैं। आज चीन का जो है अंतरराष्ट्रीय आइसोलेशन चीन की करनी है, उसमें हिंदुस्तान क्या करेगा? अगर कोरोना को लेके लोगों में गुस्सा है, चीन की आर्थिक, तो इसमें तो हिंदुस्तान के सामने तो विकल्प क्या है? अच्छा, स्वाभाविक तौर पर आज सारा विश्व जो है चीन के मुकाबले एक दूसरे को समर्थन दे रहा है। उसी तरह हिंदुस्तान को अमेरिका का समर्थन मिलना स्वाभाविक है। अच्छा, ऐसे में चीन के पास क्या है? चीन ये देखा है कि पाकिस्तान
और नेपाल को इस्तेमाल करके मैं हिंदुस्तान में खलबली कैसे मचाऊं ताकि अंतरराष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान शांति नहीं है, हिंदुस्तान में उथल पुथल व्यवस्था रह सकती है, इसलिए यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए, इसका एक संदेश है। तो वो अपना एक खेल खेल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय जगत जो है बड़ी अच्छी तरह से समझता है। हिंदुस्तान का स्वाभाविक एक जो यहाँ पे फायदा है कि इतना बड़ा बाजार है, उसका एक फायदा है। यहाँ पे जो मानव रिसोर्स है हमारा वो उत्तम श्रेणी का, अंग्रेजी बोलने वाली यहाँ पे जनसंख्या मिल जाती है उनको, तो इस वजह से वो जो फायदे हैं हिंदुस्तान में निवेश करने के, वो स्वाभाविक तौर पे उसका आकर्षण रहेगा ही रहेगा। तो जहां तक रणनीति और कूटनीति का सवाल है वो अपनी जगह है, जहां तक फौज और फौजी खतरे का सवाल है उसमें ठीक है। सुधांशु जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त भारत में जो चीन के राजदूत हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Followed instructions and actively acted swiftly to form a concerted effort to achieve a national goal. So after the lockdown in Wuhan province and its capital in Hubei province and its capital Wuhan, we mobilized the whole nation to ensure medical supplies and daily necessities there. 16 public venues were converted to the shelter hospitals quickly. And the 2 specialized hospitals, Huoshengshan and Leishanshan, मिलकर लड़ रहे हैं, मिलकर सामना कर रहे हैं। सीमा विवाद को लेकर भी चीन के राजदूत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है और हमें उम्मीद है कि इसमें सफलता हासिल होगी। चीन के राजदूत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहां पर यह प्रतिबद्धता जताई जा रही है कि सब कुछ बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसको सुलझा लिया जाएगा बातचीत के जरिए। अभिषेक दत्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभिषेक बताइए, आप बहुत देर से उंगली उठा रहे थे। इसलिए उठा रहा था कि जैसे कि हमारे सीनियर हैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब, मैं उनको 2 लाइनें पढ़ के बताना चाहता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स जो अखबार है वो कांग्रेस पार्टी नहीं चलाती। दिस ईयर्स बजट गेव अ हाइक ऑफ 7.9% इन मिलिट्री स्पेंडिंग एंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट इज 1.7%, द लोएस्ट सिंस 1960। ये मेरा बयान नहीं है, ये आपके और सर, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप गूगल भी कर लेंगे। मैं 2 चीजों पे सर बात करना चाहता हूँ आज। सर मैं 2 चीजों पर बताना चाहता हूँ। एक, जो बजट स्पेंडिंग को लेके जो हम आर्मी के ऊपर बजट स्पेंड करेंगे, आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात करेंगे, हमारे बजट को बढ़ाया जाए, पहली बात। दूसरी, चाइना को लेके आज सुबह एक डॉक्यूमेंट्री अल जजीरा चैनल में बहुत क्लियर थी कि चाइना के जो टॉप लीडर्स हैं उनका एक बयान था कि जब देश के अंदर और विदेश के अंदर ये आपत्ति आती है, इट इज द बेस्ट टाइम टू डू एक्सपेंशन ऑफ दैट टाइम। 3 दिन पहले एक आर्टिकल आया कि चाइनीज इनवॉइस जितने भी अच्छा अभिषेक, आप बार बार ये तमाम अखबारों की रिपोर्ट्स कोट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए ना कि जो बात अभी हो रही थी, जिस बात का जिक्र सुधांशु जी ने भी किया, हिंदुस्तान ने जिस तरह से स्वदेशी को प्रमोट करने की मंशा देश के सामने रखी है, उसका बड़ा असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। चीन उससे घबराया हुआ है क्या? और ये कहीं ना कहीं घबराहट जो है, चीन घबराहट में इस तरह के फैसले ले रहा है क्या? सर 8 साल में चाइना का बिजनेस इंडिया में 3-fold बढ़ गया। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बता रहा हूँ, चाइना का जितना इन्फ्लुएंस इंडिया में इस टाइम बिजनेस पे है, किसी और कंट्री पे नहीं है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो यही तो अब घटने के आसार है ना अभिषेक, यही तो घटने के आसार है ना। चाइनीज, देखिए मैं आपको बता दूं, चाइनीज प्रोडक्ट को कई कंपनीज ने, फॉर एग्जाम्पल के सीसीटीवी कैमराज हैं, कई कंट्रीज ने उसको ऑफिशियल बैन कर दिया, बिकॉज चाइनीज एज अ पार्टनर, कंपनी के जो पार्टनर सरकार बन के आती है और सस्ते रेटों पर देख के पूरी मॉनिटरिंग करती है। उस टाइम भी हमने कहा कहीं देशों में ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु मित्तल साहब, आपका भी, सज्जन हाट साहब, जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतना ही था, इसलिए इस डिबेट को, इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन देखिए, चीन के राजदूत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यह बिल्कुल साफ करने की कोशिश की गई है कि हम युद्ध की तरफ या संबंधों में खटास की तरफ बढ़ने की मंशा नहीं रखते, चाहते हैं कि बातचीत से मसले का हल निकल जाए। इसी पॉइंट के साथ इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।